18 अप्रैल 1988 की वो भयानक सुबह, जब अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 ने हवाई के नीले आसमान में उड़ान भरी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही मिनटों में यह सफर एक डरावने खौफनाक मंजर में बदल जाएगा। उड़ान के दौरान अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ, इतना भयानक कि पूरा विमान कांप उठा। पल भर में फर्स्ट केबिन की छत का बड़ा हिस्सा फट गया। हवा की तेज सरसराहट और प्रेशर के कारण सीटों पर बैठे यात्री अपनी जगह से हिल गए। कई लोग सीट बेल्ट न होने की वजह से हवा में उछल पड़े। तेज चीखों के बीच ऑक्सीजन मास्क झूलने लगे और बाहर आसमान साफ दिखने लगा, मानो विमान के अंदर और बाहर की दुनिया एक हो गई। मगर सबसे डरावनी बात, पायलट्स के पास विमान पर नियंत्रण खोने की कगार पर था और मौत का साया हर सेकंड करीब आता जा रहा था। 28 अप्रैल 1988, एक नियमित घरेलू यात्री उड़ान हवाई द्वीप समूह के हिलो से होनोलुलु जा रही थी। ये उड़ान बोइंग 737-29 विमान द्वारा संचालित थी। विमान लगभग 19 साल पुराना था और उस समय तक 99,000 से अधिक उड़ानें पूरी कर चुका था। इस प्रकार के विमानों के लिए इतनी अधिक उड़ान चक्र असामान्य माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक उड़ान के दौरान विमान के प्रेशराइजेशन और डिप्रेशराइजेशन यानी दबाव परिवर्तन से विमान के ढांचे पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस उड़ान में कुल 90 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। कप्तान रॉबर्ट शॉर्नस्टाइमर एक अनुभवी पायलट थे, जिनके पास 8,500 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस थी, जो एक कुशल सह पायलट थी। विमान के केबिन क्रू में सबसे प्रमुख फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरा बेल सीबी लैंसिंग थीं, जो 37 वर्षों से अलोहा एयरलाइंस के साथ कार्यरत थीं और यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय थीं। यात्री विमान में चढ़ने लगे। विमान में कुल 90 यात्री सवार थे, जिनमें से एक महिला गेल यामामोटो भी विमान में चढ़ी। बाहर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने कुछ हवाई जहाज के ऊपरी भाग चिरकते हुए दिखा। फिर देर तक तो इसे देखा, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही छोटी सी बात आगे चलकर इस दुर्घटना का अहम कारण बन गई। दोपहर 1 बजे फ्लाइट 243 को उड़ान भरने की अनुमति मिल गई। विमान धीरे धीरे रनवे पर दौड़ने लगा और कुछ ही देर में हवा में उड़ान भरी। ये उड़ान एक सामान्य और कम समय की यात्रा थी, जो लगभग 35 मिनट की दूरी थी। हवाई द्वीपों के बीच की इस उड़ान में मौसम भी साफ था और उड़ान सामान्य प्रतीत हो रही थी। विमान ने कुछ ही मिनटों में अपनी ऊंचाई 24,000 फीट हासिल कर ली। इस समय कॉकपिट में हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। ये मार्ग पायलट के लिए बहुत आसान था, इसलिए सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि ये शांति केवल कुछ समय के लिए है। जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो सबकी जिंदगी बदल जाने वाली थी। विमान के एयर होस्टेड ने यात्रियों को अपनी सीट बेल्ट बांधने का निर्देश दिया था और अब वे नाश्ता और पानी परोसने में व्यस्त थे। विमान के मध्य में मिशेल हांडा आगे की सीटों के पास में थी। 15 और 16 के पास जेन टोमीता थी। दूसरी सीट के पास क्लारा बेल लांसिंग बैठी थी, जो अपने अनुभव और अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती थी और 5वीं में यात्रियों का ख्याल रख रही थी। तभी अचानक छत से हल्की चरमराहट की आवाज आने लगी। आवाजें इतनी धीमी थीं कि किसी को भी उन्हें सुनने की भनक नहीं हुई। ये आवाजें पुरानी धातु के हिलने जैसा था, लेकिन उस समय कोई भी इनका महत्व नहीं समझ पाया था। 1:48 पर विमान मावी से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने विमान फट गई हो। विस्फोट इतना जोर था कि पूरे विमान में लहर दौड़ गई। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट पकड़ रखी थी, लेकिन एक जोरदार धमाके के साथ विमान को जोरदार झटका लगा। कई लोग अपनी सीटों से उछल पड़े और भ्रमित हो गए। इन सब के बीच एक और दृश्य ऐसा था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। फ्लाइट के एयर होस्टेड क्लारा बेल लांसिंग अचानक उस खतरनाक झटके के साथ वो छत के छेद से बाहर उड़ गया। ये क्षण चुपचाप और बुरी तरह से घटित हुआ, मानो समय रुक गया हो। यात्रियों की आंखों में घबराहट और भय था और यहाँ तक कि पायलटों की भी आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गईं।
ये सब अचानक हुआ, किसी को समझ में नहीं आया कि ये विस्फोट कैसे हुआ। विमान की छत फट गई। एक छोटी सी दरार ने तुरंत 18 फीट लंबे छेद का रूप ले लिया, जो छत से खिड़कियों तक फैल गया। धातु के टुकड़े टूटकर विमान के पंखों और इंजन से टकराए। विमान के अंदर तेज चिंगारियां और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। उड़ान जो कुछ मिनट पहले तक सामान्य थी, अब नियंत्रण से बाहर हो गई थी। सीटों पर रखा सामान और यात्रियों का निजी सामान तेज हवा में इधर उधर उछल रहा था। लोग घबराकर भागने लगे और चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाजें तेज हवा में दब गईं। विमान के अंदर अब भर चुकी ठंडी और पतली हवा यात्रियों के शरीर पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे की ओर खींच रहा हो। इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी थी। स्थिति तब और खराब हो गई जब विमान की ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया। छत ढह जाने के कारण यात्रियों तक ऑक्सीजन मास्क भी नहीं पहुंच सके। क्योंकि यात्री छत के खुले हिस्से के पास थे, इसलिए उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे विमान में सबसे अधिक खतरे में बैठे थे। विमान के अंदर तेजी से उड़ते धातु के टुकड़ों ने कई यात्रियों को घायल कर दिया। कुछ लोगों को सीटों के पास टूटे तारों से बिजली का झटका लगा। कई लोगों के चेहरे और शरीर पर कट और जलने के निशान थे। ठंड इतनी अधिक थी कि यात्रियों की त्वचा झुलस गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ जम गई हो और सांस रुक गई हो। हर कोई अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। तेज हवा, टूटते विमान और लगातार गूंजती आवाजों ने स्थिति को और अधिक डरावना बना दिया था। कोई नहीं जानता था कि ये यात्रा कहां ले जाएगी। विस्फोट के बाद कॉकपिट में चीजें बहुत तेजी से बदल गईं। प्रथम अधिकारी मिमी टॉमकिंस इतने सदमे में थीं कि वे अपनी सीट पर भी टिक नहीं सकीं। अपनी चोटों के बावजूद उसने स्थिति को समझने की कोशिश की। चारों ओर मलबा और इंसुलेशन सामग्री फैली हुई थी। कॉकपिट में तैरता हुआ कुछ था। ये सब दबाव में अचानक परिवर्तन के कारण हो रहा था। जब कैप्टन रॉबर्ट शॉन स्टीमर्स ने अपनी सीट से बाईं ओर देखा तो वे पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गए। कॉकपिट का दरवाजा गायब था और उसके पीछे सिर्फ खुला आसमान दिखाई दे रहा था। फर्स्ट क्लास केबिन की छत पूरी तरह से टूटी हुई थी। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था। लेकिन कैप्टन ने अपनी समझदारी और अनुभव का परिचय देते हुए हालात को संभालने का फैसला किया। उस समय विमान करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत कम होता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कैप्टन रॉबर्ट को पता था कि यदि विमान को तुरंत नीचे नहीं उतारा गया तो ये यात्रियों और चालक दल के लिए घातक होगा। उन्होंने तुरंत विमान को 10,000 फीट नीचे लाने का निर्णय लिया, जहां हवा का दबाव सामान्य है और लोग बिना ऑक्सीजन के सांस ले सकते हैं। कॉकपिट में ऑक्सीजन प्रणाली अभी भी काम कर रही थी, इसलिए कप्तान और बाकी चालक दल ने तुरंत अपने मास्क पहन लिए। लेकिन केबिन में स्थिति और भी खराब थी। छत गिरने के कारण केबिन की ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यात्रियों तक ऑक्सीजन मास्क नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण कई यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कैप्टन ने आपातकालीन अवरोहण आदेश जारी किया। उन्होंने विमान की गति बढ़ाकर लगभग 280 से 290 नॉट्स कर दी। ये 73 से 70 की अधिकतम गति नहीं थी, लेकिन विमान को निम्न ऊंचाई पर लाने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही विमान नीचे उतरा, वे अस्थिर हो गया। तेज हवाओं और दबाव के अंतर के कारण विमान बाईं और दाईं ओर झूलने लगा, जिससे ये संकेत मिलता है कि विस्फोट से विमान की संरचना को गंभीर क्षति पहुंची है। इस बीच प्रथम अधिकारी मिमी को ट्रांसपॉन्डर पर 7,700 से एक संकेत प्राप्त हुआ। आपातकालीन कोड प्रविष्ट करने का प्रयास किया गया, जिससे हवाई यातायात नियंत्रण को ये पता चल जाता कि विमान खतरे में है। लेकिन संचार विफलता के कारण कोड को सिस्टम में प्रविष्ट नहीं किया जा सका। इसके बाद मिमी ने स्थिति के बारे में हवाई यातायात नियंत्रण को सचेत करने के लिए मेडे कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन टूटी हुई छत और तेज हवाओं के शोर ने उनकी आवाज दबा दी। कॉकपिट के अंदर स्थिति कठिन होती जा रही थी। तेज हवा का शोर इतना ज्यादा था कि चालक दल के सदस्यों के लिए एक दूसरे से बात करना भी असंभव था। केबिन में यात्री अपनी सीटों पर बैठे हुए थे और किसी तरह खुद को संभाल रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट जेन टोम के सिर में चोट आई, लेकिन उन्होंने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की। मिशेल हांडा,
जो गिरने के बाद 16वीं सीट के पास मौजूद थीं, तुरंत खड़ी हुईं और यात्रियों को जीवन रक्षक जैकेट पहनने का निर्देश देने लगी। वे चारों ओर से खतरे से घिरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। कप्तान ने निर्णय लिया कि किसी भी हालत में विमान को सुरक्षित रूप से उतारना होगा। अपने अनुभव और विमान का पूरा उपयोग किया। परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। विमान की झूलन और तेज हवाओं के शोर के बीच कैप्टन रॉबर्ट और उनकी टीम ने हर पल चुनौती का सामना किया। ये केवल उनकी योग्यता और साहस का ही परिणाम था। ये कोई परीक्षा नहीं थी, बल्कि यात्रियों की जान बचाने की जिम्मेदारी भी थी। कॉकपिट और केबिन के अंदर का ये डरावना दृश्य और अधिक समस्याएं लाने वाला था। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। अब पायलट के पास एक ही विकल्प बचा था, विमान को मोड़कर मालद्वीप पर जाना। काहुई हवाई अड्डे की ओर ले जाना ये नज़दीकी एयरपोर्ट था और यात्रियों और चालक दल को बचाने का यही एकमात्र रास्ता प्रतीत हो रहा था। लेकिन विमान को गंभीर संरचनात्मक क्षति हो चुकी थी और हर किसी के दिमाग में एकमात्र सवाल ये था कि क्या इसे सुरक्षित रूप से उतारा जा सकता है। ये सवाल हर किसी से पूछा गया। यातायात नियंत्रण अधिकारी विमान को असामान्य रूप से तेज गति से मावी की ओर उतरते हुए देख रहे थे। वे इस बात से घबरा गए। उन्होंने स्थिति को समझने के लिए तुरंत विमान से संपर्क करने का प्रयास किया। ये खामोशी पूरे कंट्रोल रूम में तनाव बढ़ा रही थी। समय निकलता जा रहा था। एटीसी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत काहुई एयरपोर्ट के नियंत्रण टावर को सूचित किया। उन्होंने अपने सहकर्मियों को बताया कि विमान खतरे में है और सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अब समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो गई है। सवाल ये था कि क्या वे समय पर चालक दल से संपर्क कर पाएंगे और उनकी मदद कर पाएंगे। विस्फोट के मात्र 3 मिनट बाद ही विमान 14,000 फीट की ऊंचाई पर उतर गया था। धीरे धीरे 1000 फीट तक नीचे उतर गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कैप्टन रॉबर्ट ने विमान की गति घटाकर 210 नॉट कर दी। इससे टूटे हुए हिस्से से आने वाली तेज आवाज कम हो गई और विमान में कुछ शांति आ गई। कुछ क्षणों की शांति से पायलटों को राहत मिली। उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क उतार दिए और एक दूसरे से बात करने लगे। पायलटों ने अपना मन स्थिर किया और स्थिति पर पूर्ण ध्यान केंद्रित किया। इस बीच उन्होंने हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क किया और मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। फर्स्ट ऑफिसर ने मिमी टॉमकिंस ने एटीसी को बताया कि विमान में तीव्र विसंपीड़न हुआ था। उन्होंने तुरंत मदद के लिए फोन किया। हालांकि उस समय एटीसी को स्थिति की गंभीरता के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने केवल फायर ब्रिगेड को तैयार रहने को कहा, लेकिन एम्बुलेंस को नहीं बुलाया। विमान के टूटे हुए हिस्से से आ रही तेज आवाजों के कारण स्पष्ट रूप से संचार नहीं हो पा रहा था। इसके बावजूद विमान मावी की ओर बढ़ रहा था। एटीसी ने विमान के रडार पर आपातकालीन कोड 7700 देखा। अब उन्हें समझ में आ गया कि स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने चालक दल को सूचित किया। संपर्क प्रयास जारी रखे गए ताकि सुरक्षित लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन दिया जा सके। विमान अब सांस लेने लायक हवा के स्तर पर आ गया था। पतली हवा और ऑक्सीजन की कमी के कारण यात्रियों को जो घुटन महसूस हो रही थी वो कम हो गई थी। हालांकि यात्रियों के चेहरों पर डर और घबराहट अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। सभी ने खतरनाक क्षणों का सामना किया था, लेकिन खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। हर कोई अपने दिल में प्रार्थना कर रहा था और चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉमकिंस ने पुनः मावी एटीसी से संपर्क किया। ऐसा करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि विमान का एक बड़ा हिस्सा गायब था, लेकिन रेडियो में व्यवधान और तेज शोर के कारण ये संदेश पूरी तरह समझ में नहीं आया। अब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि क्या विमान सुरक्षित जमीन पर पहुंच पाएगा। वहां भय और घबराहट का माहौल था और ये आशा हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या वे जीवित बच पाएंगे। हवाई यातायात नियंत्रण दल लगातार विमान के कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस लंबे मौन से नियंत्रण कक्ष में भय और चिंता का माहौल व्याप्त हो गया। हर कोई सोच रहा था कि विमान में क्या हो रहा है, और तभी रेडियो पर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज कंट्रोल रूम के लिए आशा की किरण बन गई। चालक दल को बताया गया कि उन्हें एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट से संपर्क नहीं हो पाया था।
एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों को तैयार रहने का आदेश दिया। जैसे ही विमान रनवे के पास पहुंचा, पायलट ने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन विमान की संरचना को हुए गंभीर नुकसान के कारण ये अनुमान लगाना कठिन था कि लैंडिंग के दौरान विमान कैसी प्रतिक्रिया करेगा। कैप्टन रॉबर्ट ने फ्लैप्स को धीरे धीरे पहले स्तर से 5वें स्तर तक बढ़ाने का निर्देश दिया। शुरुआत में विमान नियंत्रण में था, लेकिन जैसे ही फ्लैप्स को और नीचे किया गया, विमान अनियमित व्यवहार करने लगा। स्थिति को देखते हुए कैप्टन रॉबर्ट ने फ्लैप्स को 5वें स्तर पर ही छोड़ दिया और आगे कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे विमान की गति को घटाकर 170 नॉट्स कर दिया, लेकिन जैसे ही गति कम हुई, विमान और अस्थिर हो गया। इसलिए उन्होंने 170 नॉट्स की उच्च गति पर उतरने का निर्णय लिया। यह जोखिम भरा था, लेकिन यह सुरक्षित निर्णय था क्योंकि धीमी गति पर विमान का नियंत्रण खोने का खतरा ज्यादा था। लैंडिंग की तैयारी में चालक दल ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन नोज गियर पुष्टिकरण लाइट नहीं जल रही थी। इसका मतलब था कि चालक दल को यह नहीं पता था कि नोज गियर पूरी तरह से तैनात हो चुका है या नहीं। अगर नोज गियर ठीक से नहीं खुला होता तो विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल सकता था और आग लगने का बड़ा खतरा था। अब कैप्टन रॉबर्ट के सामने एक बड़ा और कठिन निर्णय था कि क्या नोज गियर की पुष्टि किए बिना लैंडिंग जारी रखनी चाहिए या फिर इसकी जांच करने में समय लगता। लेकिन विमान की खराब हालत और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने बिना देरी किए उतरने का फैसला किया। प्रथम अधिकारी मिमी टॉमकिंस ने तुरंत हवाई यातायात नियंत्रण को सूचित किया कि संभवतः नोज गियर ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह सुनकर नियंत्रण कक्ष को एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। उन्होंने तुरंत अतिरिक्त एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती के आदेश दिए। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। काहुई हवाई अड्डे पर, जहां विमान उतरने वाला था, आपातकालीन लैंडिंग की गई। वहां उतरने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। उस क्षेत्र में तेज हवा के झोंकों के कारण लैंडिंग और भी खतरनाक हो सकती थी। कैप्टन और चालक दल को हर क्षण बहुत सटीक निर्णय लेने पड़ते थे। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका हर छोटा प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। हर कोई प्रार्थना कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई चमत्कार होगा और विमान सुरक्षित रूप से उतर जाएगा। लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी थी और सभी की निगाहें कैप्टन रॉबर्ट और उनकी टीम पर थीं। हवाओं के कारण स्थितियां अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई थीं। इन हवाओं की तीव्रता के कारण विमान को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में पायलट के लिए हर सेकंड और हर मीटर का सही आकलन करना जरूरी हो गया ताकि विमान सुरक्षित उड़ान भर सके। कैप्टन रॉबर्ट ने तुरंत स्थिति को समझा और प्रथम अधिकारी को फ्लैप्स को 15 डिग्री के कोण पर सेट करने का निर्देश दिया। फ्लैप्स का यह समायोजन विमान की गति धीमी करने और उसे नियंत्रण में रखने में मदद करता है। इस बीच कैप्टन ने लैंडिंग की तैयारी कर ली थी। रनवे की लंबाई को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था कि सुरक्षित लैंडिंग के लिए विमान की गति करीब 281 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन जैसे जैसे विमान की गति कम होती जा रही थी, वैसे वैसे यह मुश्किल होता जा रहा था। इसे नियंत्रित करना कठिन हो रहा था। कैप्टन ने तुरंत निर्णय लिया कि एकमात्र विकल्प सामान्य से अधिक गति से उतरना होगा। जैसे ही विमान उतरने के करीब पहुंचा, वह असामान्य रूप से हिलने लगा, मानो वह हर प्रयास का विरोध कर रहा हो। यह चालक दल और यात्रियों के लिए बहुत तनावपूर्ण क्षण था। फ्लाइट अटेंडेंट मिशेल हांडा ने यात्रियों को चिल्लाकर निर्देश दिया कि वे अपने सिर नीचे झुका लें और किसी भी संभावित खतरनाक स्थिति से बचने के लिए आगे की ओर झुक जाएं। जबकि मिशेल ने अपनी साथी जेन टोमेट को कसकर पकड़ रखा था, जो गंभीर रूप से घायल होने से बच गई। जब विमान अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, कैप्टन रॉबर्ट ने देखा कि विमान बाईं ओर झुक रहा था। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि इंजन नंबर 1 ने काम करना बंद कर दिया है। इससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसने इंजन चालू करने के लिए इग्निशन स्विच को सक्रिय किया, लेकिन दोनों इग्निशन सिस्टम पूरी शक्ति पर काम करने के बावजूद इंजन शुरू नहीं हो सका।
स्थिति अब लगभग निराशाजनक हो चुकी थी। विमान का एक हिस्सा खुला था। यह पुष्टि नहीं हुई थी कि नोज गियर ठीक से काम कर रहा है और केवल एक इंजन काम कर रहा था, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी रनवे नजर आ रहा था। कैप्टन रॉबर्ट ने अपने अनुभव और आत्मविश्वास का परिचय दिया और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे विमान को सुरक्षित रूप से उतार सकेंगे। विमान ने अपराह्न 1:05 पर 318 किलोमीटर प्रति घंटा रनवे 2 पर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतरते समय कैप्टन रॉबर्ट ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए, जबकि प्रथम अधिकारी मिमी टॉमकिंस ने एकमात्र चालू इंजन पर रिवर्स थ्रस्ट लगाया। इस संयुक्त प्रयास से धीरे धीरे विमान की गति कम हो गई और अंततः विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर गया। विमान के उतरने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। यह ऐसा क्षण था जिसने सभी को खुशी और कृतज्ञता से भर दिया। आपातकालीन स्लाइडों को तुरंत सक्रिय कर दिया गया और यात्रियों को शीघ्रता से बाहर निकाल लिया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया और स्ट्रेचर की मदद से अस्पताल ले जाया गया। चूंकि हवाई अड्डे पर पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाने के लिए स्थानीय ट्रकों और टूर वैन का इस्तेमाल किया गया। इस दुर्घटना में कुल 65 लोग घायल हो गए। घायलों में से 8 की हालत गंभीर हो गई। विमान के कैप्टन और चालक दल ने अंतिम क्षण तक घायल यात्रियों की मदद की और ये सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षित रहें। क्लारा बेल लैंसिंग के बारे में सोचते हुए, जिन्हें विमान से बाहर निकाला गया था, स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है कि उनके साथ क्या हुआ। जब स्थिति नियंत्रण में आ गई तो विमान चालक दल और बचाव दल ने उसके लापता होने पर चर्चा की। इसके बाद अमेरिकी तटरक्षक बल ने काहलू के तट पर 3 दिनों तक व्यापक खोजबीन की। हालांकि क्लारा बेल लैंसिंग का कोई सुराग नहीं मिला, न ही विमान का कोई अन्य मलबा बरामद हुआ। यह घटना उनके परिवार और सहकर्मियों के लिए एक गंभीर आघात साबित हुई। अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने तुरंत एक टीम भेजी। जब जांचकर्ताओं ने विमान का निरीक्षण किया तो पाया कि छत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से उखड़ चुका था। विमान के बाएं ओर बड़ी दरारें थीं, जबकि दाईं ओर की धातु 90 डिग्री तक मुड़ी हुई थी। ये पाया गया कि दरारें बाईं ओर से शुरू हुई थीं और तेजी से बाहर की ओर फैल गईं, जैसे कि विमान को कैन ओपनर से काटा गया हो, तथा इंजन में मलबा चले जाने के कारण विमान के ब्लेड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। प्रारंभिक जांच से पता चला कि धातु की कमजोरी के कारण विमान में कई स्थानों पर दरारें थीं, जो लंबे समय तक उपेक्षा के कारण और खराब हो गई थीं। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर मरम्मत के निशान थे, जो यह दर्शाते थे कि विमान पूरी तरह सुरक्षित था। NTSB की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया कि दुर्घटना के लिए अलोहा एयरलाइंस की प्रबंधन विफलता जिम्मेदार थी। पहला कारण यह था कि एयरलाइन ने मुनाफा बढ़ाने के लिए विमान का अत्यधिक उपयोग किया। 25,000 उड़ानों का उपयोग उसकी उड़ान चक्र सीमा से आगे तक जारी रहा। दूसरा प्रमुख कारण विमान रखरखाव प्रक्रियाओं में गंभीर लापरवाही थी, जो नियमित जांच के दौरान विमान में संरचनात्मक समस्याओं का पता लगाने और उन्हें ठीक करने में विफलता के कारण और भी ज्यादा गंभीर हो गई। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।